हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में ओखला इंडिया आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में। किस प्रकार की लिस्टिंग कल दोस्तों ओखला इंडिया की हो सकती है, इसके बारे में इस वीडियो में हम समझेंगे। ये जानेंगे कि कहाँ पर लिस्टिंग होने की संभावना है। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले पहली बार अगर आपने चैनल को विजिट किया है तो सबसे पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ओखला इंडिया राइट, कल यानी 6 नवंबर को याद रखिएगा ओखला इंडिया लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। जिनको भी मिला है ये बात ध्यान रखिएगा, ₹1 की इस आईपीओ की फेस वैल्यू है। 730 का इस आईपीओ में एक शेयर आपको मिलता हुआ नजर आया। टोटल 20 शेयर्स मिले। यह आईपीओ दोस्तों एक पूरा का पूरा ओएफएस हमको देखने को मिला, यानी पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल था। कोई भी याद रखिएगा फ्रेश इशू नहीं था। अब जब भी हम आईपीओ की लिस्टिंग की बात करते हैं तो पहली चीज़ तो यही देखते हैं कि वो आईपीओ कैसा था, मतलब क्या फ्रेश इशू था, क्या ऑफर फॉर सेल था, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन। तो जैसा आपको बताया, ये एक प्योर ओएफएस हमको देखने को मिल गया राइट, 1667 करोड़ का। अब जब पूरा ओएफएस आता है तो होता क्या है, देखिए माना जाता है कि ओएफएस का मतलब है कि कंपनी के को पैसों की ज़रूरत तो है नहीं, तो कंपनी कोई फ्रेश इशू से तो पैसा उठा नहीं रही है, ओएफएस लेकर आ रही है, प्रमोटर अपना हिस्सा बेच रहा है, निवेशक अपना हिस्सा बेच रहा है, तो वो चाहेगा थोड़ा सा ऊपर के दाम में ही बेचना। तो ये हमेशा दोस्तों एक दिमाग में आप कह सकते हैं बनता हुआ नज़र आता है कि ऐसा हो सकता है। बट ज़रूरी नहीं कि देखिए ओएफएस खराब ही हो। जैसे हमने अभी हाल ही में देखा एलजी का पूरा ओएफएस था, बट हुआ क्या, निवेशकों ने धमाकेदार पैसा बनाया। तो ओएफएस हर बार नेगेटिव हो ऐसा भी नहीं है, बट हर बार पॉजिटिव हो ऐसा भी नहीं होता है। तो वो तो अब कल पता चलेगा। बाकी जो दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है वो होता है दोस्तों कितना उस आईपीओ में पैसा आता हुआ देखने को मिला है। तो जो इस आईपीओ में क्यूआईबी कैटेगरी थी वो सब्सक्राइब हुई 117 गुना राइट। करीबन क्यूआईबी ने इस आईपीओ में 39,000 करोड़ रुपीज़ डाले। अब देखिए, अगर क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से 39,000 करोड़ रुपीज़ एक आईपीओ में डाले जा रहे हैं तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि उस आईपीओ को लेकर डिमांड एटलीस्ट क्यूआईबीज़ के बीच में कैसी है, ये पता चल जाता है कि क्यूआईबीज़ नो डाउट उस आईपीओ को लेकर बहुत ही उत्साहित है। इसके अलावा एचएनआई कैटेगरी लगभग 54 टाइम सब्सक्राइब होती है, 13,590 करोड़ रुपए हमको आते हुए देखने को मिले। इसके अलावा जो रिटेल पोर्शन था वो लगभग 7 गुना सब्सक्राइब हुआ। रिटेल की तरफ से 4,116 करोड़ रुपए डाले गए। एम्प्लॉयज़ ने 15 गुना इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया। 48 टाइम्स टोटल सब्सक्राइब होता है। कंपनी को 56,000 करोड़ रुपए मिलते हुए नजर आ गए, बल्कि 56,923 करोड़ है। तो आप समझ सकते हैं कि ये मोटा मोटी 57,000 करोड़ ही आपको देखने को मिल रही है। तो अपने आप में जो बात है वो है सब्सक्रिप्शन को लेकर भी, कि वो भी शानदार तरीके से इस आईपीओ में पैसा हमको आता हुआ देखने को मिला। यानी जो सेकंड पॉइंट है सब्सक्रिप्शन का, वो दोस्तों कंपनी टिक करती है, बिकॉज अपने आप में एक धमाकेदार पैसा जो है वो इस आईपीओ में आता हुआ दिखा है। अब देखिए, तीसरी चीज़ जो हम हमेशा देखते हैं कि आईपीओ किस तरीके का था, उसके स्पेसिफिकली फंडामेंटल्स राइट, क्योंकि लिस्टिंग में एक बात ध्यान रखिए, फंडामेंटल्स भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो नो डाउट जो ग्रोथ है दोस्तों इस कंपनी की थोड़ी सी म्यूटेड है। मतलब कंपनी ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ी से ग्रो कर पा रही है। 2,201 करोड़ का रेवेन्यू इन FY23, 2,387 करोड़ का रेवेन्यू इन FY24, देन 2,455 करोड़ का रेवेन्यू इन FY25। तो लगातार आपको देखने को मिलेगा कि जो कंपनी की ग्रोथ है वो ऐसा नहीं कि बहुत ही तगड़ी देखने को मिल रही है इन रेवेन्यू। प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, 313 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी का इन FY23, देन घटा 226 करोड़ हुआ, देन 255 करोड़ हुआ। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ सिर्फ 13% की आपको देखने को मिली है सालाना तौर पर, अगर आप FY24 और 25 को कंपेयर करते हैं। इसके अलावा कंपनी दोस्तों एक कैश रिच कंपनी है। रिजर्व एंड सरप्लस अगर आप देखेंगे तो अपने आप में 250 करोड़ के आसपास नजर आते हैं। प्लस बोरिंग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, मतलब 2 करोड़ रुपए, अगेन कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है ऐसी कंपनीज के लिए। अब दोस्तों समझते हैं यहाँ पर कि लिस्टिंग कहाँ पर होने की उम्मीद है। देखिए, कुछ बातें आपको पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ और उसके बाद दोस्तों हम ये समझेंगे जो हमारा एस्टीमेट है वो क्यों एस्टीमेट आता हुआ देखने को मिल रहा है वो सब राइट। सो देखिए, ओखला इंडिया या फिर MTR फूड्स राइट, दोनों एक ही चीज़ है। जो कंपनी है दोस्तों ओखला इंडिया, उसके बारे में और आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। जैसे कि देखिए, ये कंपनी जो है वो एक मल्टी कैटेगरी राइट, कंपनी जो है वो एक मल्टी कैटेगरी फूड प्रोडक्ट कंपनी है। और इनके पास याद रखिएगा स्पाइसेस है, कन्वीनियंस फूड है और बाकी सारी चीज़ें हैं। और मल्टी फूड्स में जैसे मैंने आपको बताया, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं ये सारी चीज़ें बताता क्यों, देखिए इससे पहले का पीछे का रीज़न आपको बताता हूँ कि बिकॉज अगर आपका व्यू लॉन्गर टर्म का है तो क्यों होना चाहिए लॉन्ग टर्म का व्यू, वो भी आपको पता होना चाहिए क्या कंपनी के पास काम काज क्या है राइट। इसके अलावा कंपनी अगर आप देखेंगे ओखला एएस है जो इनका प्रमोटर है, याद रखिएगा एक नॉर्वेजियन है, $10 बिलियन का कॉन्ग्लोमरेट है और 370 साल की लेगेसी है। तो अपने आप में ऐसा भी नहीं है कि वो जो कंपनी के प्रमोटर्स है वो कोई नए नए आए हैं, समझ सकते हैं आप यहाँ पे, ये काफ़ी सालों से इस पूरे बिजनेस में है।
इसके अलावा दोस्तों कन्वीनियंस फूड मार्केट में अगर आप इस कंपनी का देखेंगे तो लगभग 18% के आसपास का मार्केट शेयर है। जी हाँ, 18.6% के आसपास का मार्केट शेयर है, ये बात ध्यान रखिएगा भारत के अंदर। और मार्केट लीडर है पैकेज स्पाइसेस सेगमेंट के अंदर, मतलब कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वहाँ पर अगर आप सेगमेंट में देखेंगे तो कंपनी का ओवरऑल ये बात ध्यान रखिएगा, जैसे कर्नाटका 31.2% के आसपास का इनके पास मार्केट शेयर है, केरला में 41 है, आंध्र और तेलंगाना के अंदर ऑलमोस्ट दोस्तों 15% के आसपास है। सो एक बात ध्यान रखिए कि जो कंपनी का ओवरऑल मार्केट शेयर है वो दिखाता है कि कंपनी की पकड़ कैसी। 40% का अगर ये बात ध्यान रखिए किसी कंपनी का मार्केट शेयर है तो नो डाउट उस पूरे जगह पे कंपनी की पकड़ बहुत मजबूत है। इसके अलावा 30 जून 2025 के हिसाब से दोस्तों कंपनी ने ये बताया कि इनके पास 400 प्रोडक्ट्स कैटेगरी है अलग अलग, और इसके अलावा 2.3 मिलियन यूनिट्स, याद रखिए कंपनी जो है वो एवरेज एवरी डे बेचती है। तो आप समझिए कि किस प्रकार से कंपनी का बिजनेस होता है। इसके अलावा ये जो कंपनी है इसके पास एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। कंपनी बताती है कि इनके पास 834 डिस्ट्रीब्यूटर्स है, 1888 सब डिस्ट्रीब्यूटर्स है, ये सारे फैले हुए हैं 28 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरेटरीज़ के अंदर। इसके अलावा कंपनी के पास दोस्तों 6 ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स पार्टनर्स है, 42 मॉडर्न ट्रेड पार्टनर्स है। सो ये सारी चीज़ें दिखाती है कि हाँ कंपनी किस प्रकार से, याद रखिएगा, कारोबार कर रही है। इसके अलावा जो इनका ईस्टर्न ब्रांड है ये भी अपने आप में इसकी पोजीशन काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा जो इनका ईस्टर्न ब्रांड है ये भारत का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ऑफ ब्रांडेड स्पाइसेस। जी हाँ, सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट होती है वो इन्हीं की होती है, एंड 24 कंसेक्यूटिव ईयर से, याद रखिएगा, ये नंबर 1 बना हुआ है, मतलब लार्जेस्ट बना हुआ है, नंबर 1 छोड़िए। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने ये भी कहा है कि जिस तरीके से जीएसटी रेट कट होते हुए देखने को मिले हैं, वॉल्यूम्स फिर से बढ़ रही है रूरल अर्बन कंजम्पशन के अंदर, लगातार कंपनी अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को इन्हांस करती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा नए जियोग्राफिक्स, नए जगह पे दोस्तों कंपनी अपने आप को लेकर जा रही है, तो इससे होगा कि मार्जिन से भी एक्सपांड होते हुए नजर आएंगे, प्रोडक्ट रीअलाइनमेंट भी कंपनी को आगे चल के बढ़त में मजबूती करेगी, ये एक्सपेक्टेशंस है। सो ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे दोस्तों ओखला इंडिया के लिए बेहद पॉजिटिव है फॉर अ लॉन्गर टर्म ऑफ व्यू, अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है, राइट। तो ये सारी चीज़ आपको मैं बताया क्यों, रीज़न सिंपल है कि किसी को अगर अलॉटमेंट मिला है तो उसको ये पता होना चाहिए कि कंपनी का कारोबार किस प्रकार का है। अब आते हैं दोस्तों लिस्टिंग पे। देखिए लिस्टिंग में वेरियस फैक्टर्स काम कर सकते हैं जैसे मैंने बताया, और एक सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है दोस्तों कल आपको लिस्टिंग में उतार चढ़ाव का, वो है दोस्तों मार्केट, राइट। जिस तरीके से देखिए मार्केट्स में उतार चढ़ाव हमको देखने को मिला है वो अपने आप में एक नेगेटिव फैक्टर है। क्यों मैं कह रहा हूँ, बिकॉज मार्केट्स में याद रखिएगा अगर कल गिरावट हमको बड़ी देखने को मिलती है तो उसका असर ऑब्वियस बात है लिस्टिंग पर पड़ता हुआ नजर आएगा, बिकॉज यूएस मार्केट्स में बहुत उथल पुथल है। इसके अलावा आज जापान के बाजार में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। हो सकता है कि हमारे बाजार उतना ज़्यादा तो ना गिर, क्योंकि ऑलरेडी हम गिर गए थे। सो एक गिरावट हमने ऑलरेडी देख लिया, बट अब देखते हैं कल के दिन होता क्या है। मेरे हिसाब से दोस्तों ये आईपीओ जो है वो 800 से 850 के बीच में लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। आई फील कि देखिए 800 से ऊपर लिस्टिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि सब्सक्रिप्शन अपने आप में बहुत तगड़ा आता हुआ देखने को मिला है, और इसीलिए यहाँ पर अच्छी लिस्टिंग होने का अनुमान मुझे लगता है। 800 से 850 के बीच में नहीं, मुनाफा 1400 से लगाकर 2400 के बीच में आपको होता हुआ दिखेगा। ये बात ध्यान रखिए, इसका कोई एग्जैक्ट पीयर नहीं है कि इसको हम कहें कि भैया ये 30 का पी पे है तो सामने वाला किस पी पे ट्रेड कर रहा है। अब अगर आप इसको टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स से मैच करने आएंगे तो आपको लगेगा कि भैया ये तो बहुत ही सस्ती कंपनी है, बट ऑब्वियसली बात है कि ये याद रखिए कंपेरेबल पीयर नहीं है। ज़रूर दोनों याद रखिएगा आपको एफएमसीजी से आते हुए नजर आते हैं, बट द प्रॉब्लम है इसकी दोनों कंपेयर नहीं किया सकते, बिकॉज टाटा कंज्यूमर का बिजनेस याद रखिएगा जो इनका बिजनेस है उससे एग्जैक्ट नहीं है। तो वो आपको मैं कह रहा हूँ कि आप पीयर को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बट अदरवाइज अगर उस हिसाब से वैल्यूएशन देखेंगे तो अपने आप में बहुत सस्ता नजर आ जाता है। सो फ्रेंड्स अब देखते हैं आगे कल के दिन होता क्या है। ये बात ध्यान रखिए जिनको नहीं मिला है मैं कहूँगा वेट एंड वॉच करिए, बाजार की कंडीशन को देखिए, और जिनको मिला है अगर आपका व्यू सिर्फ लिस्टिंग गेन का था तो आपको निकल जाना चाहिए। अदरवाइज ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बुरी कंपनी मुझे लगती नहीं है। अगेन आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न जो भी पूरा कंसल्टेशन है वो करना है, उसके बाद ही आपको अपना डिसीजन लेना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।